नमस्ते दोस्तों, मैं हर्ष और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हमारे पाठ्य पुस्तक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो है लखनवी अंदाज। ये एक व्यंग है और जिसको लिखा है यशपाल जी ने। यशपाल जी का जन्म 1903 में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल था और उनकी माता का नाम प्रेमा देवी था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की और 10वीं के एग्जाम में वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। वो मतलब जब युवा थे तब उस टाइम देश में आज़ादी के लिए देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, इसलिए वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। उन्होंने कहानी, नाटक, लेख, व्यंग, बहुत तरह की रचनाएं की थी। उनकी रचनाओं में जो भाषा शैली का उपयोग किया जाता था वो आम आदमी के शुद्ध भाषा जैसी होती है। वो उर्दू, इंग्लिश, हिंदी जैसी भाषाओं का प्रयोग करते थे। उनकी सारी रचनाएं मध्य वर्ग के लोगों के लिए होती थी। बाकी लेखक लोग को देखा जाए तो वो रचनाएं करते हैं तो कभी अमीर, कभी गरीब, कभी मध्य लोग के लिए करते, पर यशपाल जी हमेशा मध्य वर्ग के लोगों की को लेते हुए मतलब रचनाएं करते थे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लखनवी अंदाज को। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संवाद में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक को ट्रेन पर चढ़ना था और उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था क्योंकि थर्ड क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और फर्स्ट क्लास का वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। और वो सोचे कि सेकंड क्लास में तो ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, क्योंकि जिनके पास पैसे होंगे वो फर्स्ट क्लास में चले जाएंगे और जिनके पास नहीं होंगे वो थर्ड क्लास में चले जाएंगे। इसलिए मैं सेकंड क्लास में जाके कोई खाली जगह पे बैठकर अपने नेक्स्ट मतलब अगली कहानी के बारे में सोचूंगा और खिड़की से बाहर नज़ारे को देखकर मतलब कुछ आइडिया, मतलब नेक्स्ट कहानी के बारे में कुछ सोचूंगा। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उनमें चढ़ गए। गाड़ी खुलने वाली थी तो लेखक सेकंड क्लास के एक डब्बे को देखे और वो उनको लगा कि ये डब्बा खाली है, मतलब इसमें ज्यादा लोग नहीं है, तो वो उस डब्बे में चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। एक वर्ष पर लखनऊ की नवाबी नस्ल का एक सफेद सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठा था। लेखक ने जैसा अनुमान लगाया था कि हाँ मैं सेकंड क्लास का मतलब डब्बा खाली रहेगा, पर वैसा हुआ नहीं। डब्बे में बहुत सारे लोग थे और एक जगह पे बहुत कम लोग थे और उस जगह पे एक नवाब बैठा हुआ था। नवाब को लेखक ने उसके वेशभूषा से पहचाना था। उन्होंने उनसे पूछा नहीं था कि आप नवाब है कि नहीं। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखें में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जो सीट पर वो बैठे थे उसके सामने वाले टेबल पे 2 खीरे एक तौलिए पे रखे हुए थे और जब वो अचानक से उस सीट पर गए तो जो वहां पे नवाब बैठा हुआ था उसे लेखक ऐसा कह रहे कि शायद उसे अच्छा नहीं लगा मेरा अचानक वहां जाना। यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि शायद वह भी खीरे जैसी मतलब या तो वो कहानी के बारे में वो भी सोचने आया होगा एकांत में कि वो भी एक लेखक होगा,
या फिर वो एक खीरे जैसे, मतलब इस कहानी में खीरे को एक बहुत ही छोटा सा वस्तु बताया गया, मतलब तुच्छ बताया गया खाने के पदार्थ में, क्योंकि खीरा सस्ता मिलता है। लेखक सोचे कि शायद खीरा खाते हुए मैं उसे देख लूंगा, इसलिए वो इतना असंतोष में है, उसे अच्छा नहीं लग रहा कि कोई उसके सामने आके अचानक से बैठ गया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। नवाब साहब जब, मतलब उनके सामने जब आके लेखक बैठे तो नवाब साहब कुछ उनसे कहे नहीं, क्योंकि उनसे कुछ कहे नहीं। लेखक यहाँ कह रहे कि नवाब साहब किसी मेरे आने पर कुछ कहे नहीं, तो मैंने भी आत्मसम्मान, मतलब उन्हें लगा कि नवाब को मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं किस लिए बात करूं, और अपने आत्मसम्मान के चक्कर में उन्होंने अपना उन्होंने नवाब साहब से आंखें चुरा ली, मतलब उनसे आंखें नहीं, उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले दर्ज में सफर करते देख ले। तो लेखक कह रहे हैं कि खाली बैठे बैठे सोचने की तो सबकी एक पुरानी आदत है। तो नवाब साहब भी बैठे बैठे कुछ सोच रहे होंगे, और वो नवाब है और सेकंड क्लास में बैठकर सफर कर रहे हैं, और ये चीज शहर का कोई व्यक्ति देख ले तो ये नवाब को बर्दाश्त नहीं होगा, और इस कारण वो शायद उनसे कुछ बोल नहीं रहे हैं कि मुझे एक शहर का, मतलब दूसरा आदमी देख लिया कि मैं सेकंड क्लास के वर्ग में सफर कर रहा हूं। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। और यहाँ लेखक कह रहे हैं कि नवाब साहब अकेले सफर करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने यात्रा करने के लिए, मतलब समय को काटने के लिए खीरा खरीदा कि यात्रा करते करते मैं खीरा खाऊंगा। पर अब किसी दूसरे आदमी, एक शहर के आदमी के सामने वो खीरा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो नवाब है और वो ऐसा करना है उनका, ऐसा उनकी मान्यता है कि खीरा बहुत छोटी चीज है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। लेखक जो है वो कनखियों से, मतलब तिरछी नजर से नवाब साहब को देख रहे थे, और नवाब साहब खिड़की के बाहर देख रहे थे। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो अचानक से नवाब साहब ने लेखक से पूछा, क्या आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लठेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब के, मतलब अचानक से भाव परिवर्तन को देखकर, अभी तक तो नवाब साहब लेखक से कुछ बोल नहीं रहे थे, खिड़की के बाहर देख रहे थे, पर अचानक लेखक से पूछे कि आप खीरा लेंगे, तो लेखक को लगा कि ये मुझे बाकी लोगों की तरह सोच रहे कि मैं भी इनके बातों में आ जाऊंगा, और इसलिए लेखक उनसे खीरा लेने को, मतलब इसलिए लेखक खीरा लेने से इनकार कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि वाला शौक फरमाएंगे। जैसे हिंदी में आप एक सम्मानजनक शब्द होता है, उसी तरह की बला उर्दू में एक सम्मानजनक शब्द है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया।
नवाब साहब खिड़की के बाहर देख रहे थे और अचानक से उन्होंने खीरे, जिस तौलिए पर खीरा रखा हुआ था उसे उठाकर झाड़ने लगे, मतलब झाड़ देते, साफ कर रहे थे। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। नवाब साहब ने अपने सीट के नीचे एक लोटा रखे हुए थे जिसमें पानी था, और उन्होंने सीट के नीचे से खीरा लोटा को निकाला और उससे खीरे को धो दिया, और उसके बाद खीरे को तौलिए से पोंछा भी। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग लिया। नवाब साहब ने अपने जेब से चाकू को निकाला और दोनों खीरों का सिर काटा, मतलब ऊपर वाला पोर्शन को निकाला, और उससे इसलिए निकाला ताकि खीरे का कड़वापन चला जाए, उसे मतलब झाग कर उसका ऊपर वाले हिस्से का रस चुआ दिया ताकि खीरा कड़वा ना लगे। खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो वो नवाब साहब फिर खीरे को छीलने लगे और छीलकर खीरे को दो हिस्से में बांटकर उसे तौलिया पर सजाने लगे, मतलब तौलिया के ऊपर रखने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ के स्टेशन पर खीरा मतलब बहुत बिकता है, और वो खीरे को काट कर उसमें जीरा, नमक, मिर्च डालकर देते हैं खाने के लिए ग्राहक को, और वो सभी को बहुत पसंद भी आता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फाकों को जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सूखी बुराद दी। नवाब साहब ने बहुत ही आराम से खीरे के फाकों के ऊपर नमक मिर्च ऊपर से मतलब खीरे के फाकों पर दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया से उनका मुख खीरे के रस स्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा है। तो उनके हाव भाव से देखकर लेखक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि नवाब साहब को खीरा बहुत पसंद है, और वो खीरा को जिस तरह से काट कर उसमें नमक मिर्च लगा रहे हैं, उन्हें उस खीरे का मतलब पहले उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें खीरा बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका स्वाद ले रहे हैं अभी से। हम कनकियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक तिरछी नजर से नवाब की तरफ देख रहे हैं और सोचते हैं कि ये तो सबके सामने बहुत रईस बनते हैं कि हाँ मैं बहुत रईस हूँ, मेरे पास बहुत ये वो है, पर जब अकेले में बैठते हैं तो ये भी खीरा खाते हैं, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालन खीरा है। नवाब साहब फिर से एक बार लेखक से बोलते हैं कि आप खीरे को खाइए, लखनऊ का बहुत ही फेमस मतलब प्रसिद्ध खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। जब खीरे पर नमक मिर्च लगा दिए थे नवाब साहब ने, तो खीरे में नमक डालने के बाद वो पानी छोड़ देता है, तो खीरे के फाकों से पानी निकलने लगा, और उस खीरे के फाकों को देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, पर वो एक बार इनकार कर चुके थे कि मैं नहीं लूंगा, तो वो दोबारा अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए बोल दिए कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना की उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। तो लेखक यहाँ पे बोलते हैं कि अभी मतलब खाने का मन नहीं है और मैदा भी कमजोर है, मतलब उनका पेट भी खराब है
तो इसलिए वो मैदा भी कमजोर है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि उनका पेट भी खराब है, इसलिए वो खा नहीं पा रहे, खा नहीं सकते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे के फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। नवाब साहब खीरे को बहुत ही मतलब देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने नमक मिर्च लगाया था तो खीरा बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा था, और वो खीरे के फाकों को देख रहे थे। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए, फाकों को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब फाकों को, जो खीरा के फाक उन्होंने काटे थे, उसे अपने ओठ तक लाए, उसे सूंघा, और सूंघने समय उनकी आंखें भी बंद हो गई। जब उनके मुंह में तो पानी आ ही रहा था, और उन्होंने जो उस टाइम उनके मुंह में पानी आया था उसे वो घूंट लिए, मतलब वापस पी लिए, और ऐसा दिखा रहे थे कि खीरा बहुत स्वादिष्ट है। और आखिरी में उन्होंने खिड़की के बाहर तो खीरे को फेंक दिया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसस्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने जितने खीरे के फाकों को काटा था सबको नाक के पास लेकर आते थे, उसके बाद उसे सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और मुंह होठ पोंछ लिया, और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब जब खीरे को फेंक दिए, तो खीरे के फाकों को फेंक दिए, तब उन्होंने तौलिए से अपने हाथ पोंछे, उसका ओठ पोंछे। ऐसा वो मतलब देखने से लग रहा था कि उन्होंने वाकई में खीरा खाया है, और अपनी मतलब मुस्कुराती आंखों से मुझे देखकर ये कहना चाह रहे थे आंखों ही आंखों में कि तुमने इनकार करके अपनी जो रईसी दिखाई है, तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे भी ज्यादा रईस हूँ। और वो खीरा फेंक दिया और दिखाए कि मैं बहुत रईस हूँ। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। नवाब साहब ने खीरा को काटा, धोया, उसमें नमक मिर्च लगाया, तो ऐसा वो मतलब दिखाए कि खीरा को तैयारी करने में और इस्तेमाल करने में, फेंकने में वो थक गए हैं। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होना का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदार की तृप्ति हो सकती है? यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नवाब साहब जो खीरे को काटे, छीले, उसका फिर उसे सूंघ कर फेंक दिए, क्या ऐसे करने से जो उन्हें भूख लगी थी वो खत्म हो सकती है? क्या उन्हें जिस चीज के लिए उन्होंने खीरा को काटा था, तैयार किया था खाने के लिए और खाए नहीं, क्या ऐसे करने से वो उनकी भूख खत्म हो गई? नवाब साहब की ओर से भरे पेट से ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदा पर बोझ डाल देता है। लेखक को यहाँ कहते हैं कि नवाब साहब लेटे लेटे कहते हैं उनसे कि खीरा तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन वो कभी कभी अनपच हो जाता है और पेट पर जोर देता है। ऐसा नवाब साहब ने लेखक से कहा। इसके बाद लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। जब इतना कुछ हुआ तो लेखक मतलब
ज्ञान चक्षु खुल गए, उनकी आंखें खुल गई। हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि खीरे की मात्र सुगंध से और कल्पना से अगर नवाब साहब का पेट भर सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी भी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। तो यही था लखनवी अंदाज व्यंग। धन्यवाद।